नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की आहट सुनाई देने लगी है। एक के बाद एक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कील कांटे दुरुस्त करते हुए अपनी रणनीति को विस्तार दे रही है और कहा जा रहा है कि सियासी रणनीति का हिस्सा है मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को संतुष्ट करेगी, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान में इन सहयोगियों का लाभ लेने के लिए भी वो अपनी खास रणनीति पर काम कर रही है। ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए का हिस्सा है, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मंत्री की कुर्सी मिलेगी। कल ही उन्होंने एक बयान भी दिया कि जब वो मंत्री बन जाएंगे उसके बाद ये होली मनाएंगे। यानी संकेत पूरी तरीके से साफ है कि देश में आम चुनाव की अधिसूचना लगे इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में एक मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है, जिसके प्रमुख किरदारों में पहला नाम ओम प्रकाश राजभर का तो दूसरा नाम दारा सिंह चौहान का है। इसके अलावा कुछ और भी नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल को वरीयता दी जा सकती है और राष्ट्रीय लोकदल के भी किसी एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अपना दल के कोटे से आशीष पटेल पहले से ही मंत्री हैं। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अपना बड़ा महत्व है और वो लगातार काम भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने के लिए। ऐसे में अगर वो मंत्री बना दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर न केवल उनका कद बढ़ेगा, बल्कि अपने समाज में वो प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को, एनडीए की नीतियों को रख भी पाएंगे और पूरी शिद्दत के साथ बीजेपी के साथ खड़े भी होंगे। तमाम ऐसी भी सीटें हैं जहां पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को सरकार में शामिल कराने के बाद उसका भी एक बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति को न केवल धरातल पर उतार रही है, बल्कि कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की रणनीति है क्या और इससे कितना बड़ा फायदा हो सकता है, ये जानने समझने के लिए आज हम यहाँ पर एक खास तरीके की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ विजय उपाध्याय जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार भी हैं, उनसे भी समझेंगे और साथ ही ओम प्रकाश राजभर के पुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, उनका भी हम पक्ष ले लेंगे और बीच में आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवाएंगे कि ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि स्पेशल पैकेज का ही हिस्सा है, वो पैकेज जिसका जिक्र उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दौरान किया। तो विजय उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय उपाध्याय जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो पहले तो आपसे खबर की पुष्टि कर लेते हैं कि क्या वास्तव में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जो कि बीते हम लोग कई महीनों से सुन रहे हैं कि होने जा रहा है, लेकिन इस बार जरा जानकारी पुख्ता तरीके से सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव बेहद करीब है तो इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। तो खबर क्या है आपके पास? नहीं, खबर इस बार पक्की है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और इस बार शायद उस तरह की डिले भी नहीं होगी जो चीजें होती रही हैं। अब चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पे है, मुझे लगता है कि 10 मार्च के बाद कभी भी या 10 मार्च को ही लोकसभा चुनाव की डेट्स आ जाएंगी, तो सरकार के पास कोई ज्यादा समय भी नहीं है, टालने का कोई कारण नहीं है। चीजें पहले से तय थी, वो डिले क्यों हुआ वो इंटरनल अरुण जी भी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अब डिले नहीं होने वाला है। अब ये होगा संडे को या मंडे को, क्योंकि गवर्नर साहब है नहीं, वो बाहर गई हुई हैं और उनके आने के बाद ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जो नाम आ रहे हैं, नाम वही है, ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान और बीजेपी से एक आरएलडी से। चूंकि देखिए बीजेपी के जितने सहयोगी हैं, अपना दल में पहले से ही एक मंत्री है, एक मंत्री निषाद पार्टी से है, तो एक मंत्री सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से ही होगा और एक ही मंत्री आरएलडी से होगा, क्योंकि वो संतुलन बना के रखेंगे। तो अपना दल के पास 13 विधायक हैं और आरएलडी के पास 9 विधायक हैं, तो इक्वेशन के हिसाब से भी और विधायकों की संख्या देखें तो उस हिसाब से फिर अपना दल भी 2 क्लेम करेगा, तो एक दिक्कत की स्थिति होगी। लेकिन इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है आकाश जी, मानस जी,
कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आकाश सक्सेना जो रामपुर से हैं वो बन जाएं, क्योंकि उनके नाम की चर्चा है। महेंद्र सिंह की को लेके बहुत ज्यादा इंटरनल कसमकस है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन अभी शायद सहमति नहीं बनी है कि महेंद्र सिंह जी को वापस मंत्रिमंडल, क्योंकि उस समय जब वो हटे थे तो कुछ उन पे विवाद था, हालांकि बाद में वो सारे विवाद टल गए, खत्म हो गए, लेकिन विवाद की स्थिति है। इसके अलावा भी संभावना इस बात की है कि पिछड़े वर्ग के से कोई बीजेपी का 1 या 2 विधायक भी इसमें मंत्रिमंडल में जगह पा सकता है। इसके लिए हमें गुंजाइश रखनी चाहिए। वजह ये कि बीजेपी चौंकाती है, बीजेपी संतुलन बनाती है और कोशिश करती है कि सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो। तो मैं ऐसा समझता हूं कि शायद एक आध मंत्री बीजेपी से, एक ओम प्रकाश जी बनेंगे और आरएलडी जो नाम देगा आरएलडी से एक मंत्री शामिल हो जाएंगे। दारा सिंह चौहान तो बनना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। दारा सिंह चौहान बिरादरी सलेमपुर रखे बाहर उधर ले जाके सराय वाला रास्ता में रखे पास नहीं है। चंडी में का स्थान कॉल इसी में आ गई थी, इस वजह से आवाज कट। तो विजय जी, अगर इसको देखा जाए, मंत्रिमंडल विस्तार को देखा जाए, तो 2 नाम हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी आवाज मेरी बंद हो गई। अच्छा चलिए, अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद है। अरुण राजभर जी, ये मंत्रिमंडल विस्तार की क्या सूचना है, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? देखिए, ये तो सूचना हम आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं और लगातार 3-4 महीने से ये सुन रहे हैं कि अब विस्तार होने वाला दिन में हो जाएगा, लेकिन जो सच्चाई है अभी हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं आई है। और जब सूचना इस बात की आ जाएगी कि इस तारीख को होने वाला है, तो उससे पहले मैं मानस जी को फोन करके विधिवत बता दूंगा कि अब इतने समय पर, इतने टाइम पर हम लोग पहुंच रहे हैं और आप भी अब आइए और आपको भी हम लोग जो है सम्मान करेंगे वहां। तो अभी इस तरह की कोई खबरें ना, हाँ ये है कि मीडिया का आकलन चल रहा है, दिल्ली के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है, लखनऊ के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है। हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं तो हम लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं और हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम कल करने जा रहे हैं मऊ की धरती पर, और वो विधानसभा मऊ सदर है, वहाँ एक रतनपुरा में हम बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। तो उसी की तैयारी में हम लोग गांव-गांव अपने लोगों के बीच में जा करके उनको सूचना दे रहे हैं और उनके बीच में जा करके उनको कार्यक्रम में चलने की अपील कर रहे हैं। तो जैसा कि लड़ाई हम लोग लड़ते हैं हमेशा, देखिए जनमानस में ये वोट की ताकत जिसके पास ज्यादा होती है, लोग उसके साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। जिसके पास वोट की ताकत नहीं होती उसके साथ कोई जाना नहीं चाहता है। और हम लोग लगातार अपने जनता के बीच 30-35 विधानसभाओं में हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, जनपदों में कार्यक्रम चलाया। तो जो परिणाम दिख रहा है उसी परिणाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहीं न कहीं मुलाकात हुई है। वो तो आगामी जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया था, जो सारी राजनीति हम लोगों ने जमीनी समीक्षा को लेकर के उन्होंने बुलाया था कि स्थिति ऐसी है और इस तरीके से कार्यक्रम को कैसे चलाना, एक बड़े कार्यक्रम के रूप हम देना चाहते हैं कि ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम, एक प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम हम पूर्वांचल की धरती पर कराएं, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीता जाए, तो जो हारी हुई सीटें हैं उन सीटों पर हम कार्यक्रम की शुभारंभ करना चाहते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की हो। तो मैं उसी सिलसिले में हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी सब वही काम में लगे हुए हैं। लखनऊ और दिल्ली में क्या हलचल आप लोग मचा रहे हैं, वो हलचल हम के माध्यम से देख पा रहे हैं और उसी तरीके से हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग आएंगी तो आपको बताएंगे। ये सच है कि हम बार-बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री बनेंगे। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने वाले बार-बार आप लोग संदेश देते हैं कि होने जा रहा है, वो लोग बेचारे मायूस हो जाते हैं। अब वो दूसरा कोई नहीं है, वो समाजवादी पार्टी, यादव समाज के लोग सबसे ज्यादा मायूस होते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि पिछड़े दलित कमजोरों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, वो लड़ाई मजबूत ना हो, इसलिए जो है चला कार्यक्रम, इसलिए जो है लगातार टारगेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि मैं होली नहीं खेलूंगा अगर मंत्री नहीं बनाया।
नहीं, ये मंत्री से सब उस मुद्दे से मंत्री से कोई लेना देना नहीं। हमारे समाज का इतिहास रहा है कि हमारे समाज के लोगों को नशे में धुत करा करके हमारे राजपाट को हटा दिया। जैसा कि उपाध्याय जी है और राजा सुहेलदेव के इतिहास को बखूबी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश की संस्कृति की रक्षा की, देश की धरोहर को बचाया, देश की रक्षा किया और रक्षा करने वाले राजा को विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय किया, उसीलिए हमारे समाज वो नहीं मनाते। हम तो अपील करते हैं कि हमारे समाज में होली मनाएं, शराब के नशे में होली न मनाएं, वो नशा मुक्त होली मनाएं। तो मुझे लगता है देश में सकारात्मक मैसेज जाएगा और होली की बात कर रहे हैं। हम समाज को प्रतिबंधित बात नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने समाज को नशे में धकेलने की बात करते हैं। चलिए अरुण राजभर जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पैकेज है, पैकेज की डील है, उसी का हिस्सा। एक बार अखिलेश यादव को सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। असल में मुझे जाना है कार्यक्रम में, मैं आ गया हूं कार्यक्रम में। अच्छा, चलिए अरुण राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका। फिर किसी और चर्चा में आपके साथ जरूर मुलाकात होगी। चलिए अखिलेश यादव को सुन लेते हैं। उन्होंने आज ही मीडिया से बातचीत की, उस पर कहा कि ये पैकेज की डील है, ये डील का हिस्सा है, ये मंत्रिमंडल विस्तार। गवर्नर हाउस चले जाओ और हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे। और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे। अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से रिप्लेस करोगे? भाई रिप्लेसमेंट होना है। जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे। चुनाव तो विजय उपाध्याय जी, क्या ऐसी भी कोई संभावना हो सकती है कि जो जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है आने वाले समय में? इस्तीफा दिलवाया जाए पहले? अभी कोई संभावना नहीं है। इको कर रहा है मानस जी, मुझे लगता है कहीं रिवर्स से। देखिए, मुझे लगता है कि जो सपा से लोग आए हैं वो तो कोई नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि भी वो टेक्निकली सपा के विधायक हैं और अगर उनको किसी को मंत्री बनाया जाएगा तो तुरंत इस्तीफा देके उनको फिर से चुनाव लड़ाना पड़ेगा। इसमें से एक विधायक के बारे में लगातार इस बात की चर्चा है मनोज पांडे के लिए कि वो रायबरेली से लड़ सकते हैं लोकसभा। तो अगर वो लोकसभा लड़ते हैं तो फिर उनकी मंत्री बनने की संभावना यूपी में तो संभव ही नहीं है, दिल्ली में हो सकती है। और रायबरेली से ऑलरेडी 2 मंत्री हैं, एक मैंकेश्वर शरण सिंह है और दूसरे दिनेश सिंह हैं। तो मंत्री बनने की संभावना तो नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी से जो मंत्री बनेंगे वो ओबीसी कम्युनिटी से ही होंगे, अपर कास्ट से या जनरल कास्ट से उनके होने की संभावना बिल्कुल कम है। बीजेपी की कोशिश लोकसभा चुनाव में अपने समीकरण के कील काटे, जहां भी बैलेंस बनाने की जरूरत है, अध्ययन करके अच्छे तरीके से तब वो कोई फैसला लेती है। तो अभी चूंकि इसमें देखिए जो सपा से लोग आए हैं उसमें उन लोगों का अभी कई चीजों की प्रक्रिया अभी होनी है, टेक्निकली पार्टी में अभी शामिल भी नहीं हुए हैं। या तो वो अनाउंस करें किसी को मंत्री बनाना होगा तो जाहिर है उनको पहले ही कह देंगे भाई आप कम से कम बीजेपी में शामिल होइए। तो बीजेपी में शामिल होंगे तो तुरंत उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बिना विधायक के मंत्री बनाना भी मुझे नहीं लगता कि पार्टी इस तरह का कोई स्टेप लेगी, क्योंकि ऐसी उनको आवश्यकता नहीं है। अच्छा विजय जी, क्या आपको लगता है कि एक चीज समझना चाहते थे आपसे कि ये जिन लोगों के नाम आपने लिए, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान या बीजेपी आरएलडी, इनका इस्तेमाल कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बीजेपी ने ओबीसी का एक बुके बनाया है। बुके कुछ इस तरह से है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी से हैं और उनके ऊपर जितना हमला ओबीसी को लेके होता है उतनी ज्यादा उनके फेवर में सिंपैथी क्रिएट होती है, क्योंकि जो गांव का सीधा साधा व्यक्ति है वो इन चीजों को अलग नजरिए से देखता है। और बीजेपी ने अपने ओबीसी में उनके हर बिरादरी के जो भी बड़ी जातियां हैं, बड़ी जाति उसमें मेरा मतलब है कि ओबीसी में जो ज्यादा संख्या वाली, ज्यादा आबादी वाली जातियां हैं, उनका बहुत ही समानुपातिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है।
टिकट भी दिया और जीत के भी लोग आए हैं। इसके बाद अब बीजेपी ने जो जहां पे वो खुद नहीं जोड़ पाए, कोई और नेता उस बिरादरी का उसने अपनी कम्युनिटी को जोड़ा और अपनी पार्टी खड़ी की, मजबूती से उसने काम किया और जनाधार बना लिया। जैसे निषाद पार्टी के संजय निषाद मंत्री हैं। निषाद कम्युनिटी काफी ठीक ठाक आबादी है उत्तर प्रदेश में। कुर्मी समुदाय के सोनेलाल पटेल बड़े नेता थे, उनकी उत्तराधिकारी अनुप्रिया पटेल बनी। हालांकि बाद में पल्लवी भी आ गई हैं, लेकिन पहली उत्तराधिकारी उनकी अनुप्रिया ही सामने आई और वो अपना दल को चला रही थी। अपना दल भाजपा के साथ 2014 से बहुत ही निष्ठा के साथ पार्टी उनका एसोसिएशन है, यानी वो निष्ठावान मित्र हैं बीजेपी के। तो कुर्मी समुदाय के लिए अपना दल सोनेलाल हो गया। अब जाट समुदाय उनके पास थोड़ा सा कम था। बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन 27 लोकसभा सीटों पे 17 लोकसभा सीटों पे जाटों का असर है, वहां पे कुछ सीटें हैं जहां ज्यादा असर है, बाकी में थोड़ा थोड़ा है। वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन उनको अपने साथ शामिल कर लिया, यानी जाट हो गया, निषाद हो गया, कुर्मी हो गया। अब इसके बाद राजभर कम्युनिटी के ओम प्रकाश राजभर नेता हैं, लंबे समय से पार्टी बनाकर अपना संघर्ष कर रहे थे, उनकी पार्टी की पहचान भी बनी। 17 में पहली बार बीजेपी के साथ आने के बाद उनको सीटें जीतने का मौका मिला, सीट जीते, फिर 22 में सपा के साथ जीते, 4 से उनकी सीटें 6 हो गई। अब फिर वो बीजेपी के साथ हैं, तो जाहिर है उनको भी मंत्री बना रही है बीजेपी, तो एक बुके उनका बन गया। इसके अलावा जो ओबीसी के दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, वो उसमें भी उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में पहले से है। मुझे लगता है कि शायद गुज्जर कम्युनिटी या सैनी कम्युनिटी से कोई 1-2 लोगों को शायद, ऐसा मेरा अनुमान है कि शायद पार्टी जगह दे सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी भी ठीक ठाक भूमिका है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मानस जी, कायस्थ समुदाय के भी 2 टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने, आलोक रंजन जी को और जया भादुड़ी बच्चन को। तो उसमें ये माना गया, जया भादुड़ी को इसी में ही जोड़ के लोग देखते हैं। तो आलोक रंजन जी तो चुनाव नहीं जीत सके राज्यसभा का, लेकिन आकाश सक्सेना रामपुर से जीते थे, बहुत महत्वपूर्ण सीट से चुनाव जीते थे। तो आकाश सक्सेना को महत्व मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आबादी हर जगह है और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मैंने जो बताया आपको कि शायद सैनी आपने महसूस किया होगा विजय जी कि जब आलोक रंजन और जया बच्चन दोनों को ही उम्मीदवार बनाया, तो एक तबका था जो आलोचना कर रहा था कि 2 कायस्थ यानी 2 सवर्ण आप उतार रहे हैं मैदान में। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका था जो बीजेपी को कोस रहा था, वो ये कह रहा था कि ये जो वोटर्स है कायस्थ कम्युनिटी वाला, ये कमिटेड वोटर है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी की तरफ से बहुत तवज्जो नहीं दी जा रही। तो पार्टी के भीतर भी एक खेमा था जो लगातार इसको सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पर इस चीजों को लिख रहा था। तो आपको लगता है कि उसकी एक तरीके से अखिलेश यादव को काउंटर करने के लिए आकाश सक्सेना को ला सकते हैं? हाँ, मतलब सक्सेना जी का नाम तो पहले से था। उनका नाम तो जब से मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है, आकाश सक्सेना का नाम तब से चल रहा है। मुझे रामपुर का जो राजनीतिक महत्व है उस वजह से भी था, और आकाश सक्सेना के पिताजी भी बीजेपी के कमिटेड लीडर रहे हैं, और आकाश सक्सेना भी पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे हुए अच्छे व्यक्ति हैं। तो उनके लिए एक पैरवी चल रही थी और ये मांग चल रही थी कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। तो ये उम्मीद थी हम लोगों को, जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आकाश सक्सेना का इंडक्शन जरूर होगा, वो मंत्री जरूर बनेंगे। और अब शायद वो समय नजदीक आ गया है जब वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अच्छा, इसका कारण और भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं प्रदेश सरकार में, उसमें एक सक्रिय और अच्छा, जो जिसको अच्छी जानकारी हो सरकारी नीतियों की डेवलपमेंट करने की, वो ऐसा मंत्री भी उनको चाहिए। तो इसलिए आकाश सक्सेना की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। अब बीच में जो 2 उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने उतार दिए, तो जाहिर है कि ये बात चर्चा में आ गई और पक्ष विपक्ष इसमें क्रिएट हो गया। लेकिन सपा ने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया। जब पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि पीडीए नहीं है, तो आपको याद हो अखिलेश यादव ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अरे
एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि पीडीए में ए क्या है, तो उन्होंने कहा तुम्हें ए नहीं पता है, ए माने अगड़ा। तो वो अगर ये बात बयान में उनका आता कि भाई पीडीए में अगड़ा भी है, तो शायद बात खत्म हो जाती, लेकिन वो उनकी पार्टी से ये बात किसी ने कही नहीं, या किसी को आइडिया समझ में नहीं आया, या अखिलेश के उस बयान को लोग भूल ही गए, खुद स्वयं अखिलेश यादव जी भी भूल गए होंगे। और पल्लवी पटेल ने जो अटैक किया उसका समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की सहयोगी हैं, भले वो सिंबल सपा का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी वो सिरदर्द बनी रहेंगी समाजवादी पार्टी के लिए। हमेशा एक दबाव बनाएंगी और क्या बोल जाएंगी, कब कौन सा मुद्दा उठा देंगी जिससे खुद समाजवादी पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ेगा। ये संभावनाएं मैं तो हमेशा देखता हूं कि पल्लवी पटेल एक दिक्कत पैदा करने वाला चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है और उन्हें इससे परेशानी होगी। अब जो मंत्रिमंडल का स्वरूप बनेगा विस्तार के बाद, मुझे लगता है कि वो वही जातियों का जो संतुलन को और बेहतर करना और ज्यादा प्रभावशाली बनाना, ताकि जो 80 की 80 सीटों की बात कर रहे हैं वो कामयाबी से उसको हासिल कर सके, ये इनका मुख्य फोकस होगा। चलिए विजय जी, बहुत बड़े विस्तार से समझाया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका। तो हम ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे थे, तो विजय उपाध्याय जी से भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और कैसे उसको धरातल पर उतार कर उसको वोट बैंक में तब्दील करेगी। चलिए इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।